हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम मेथड क्या होता है। और मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, एक था वैल्यू एडेड मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब स्टार्ट करने से पहले, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको दोबारा से एक बार बैकग्राउंड समझाती हूँ। देखो यहाँ पर डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है वैसे इनकम मेथड की, पर आपको अभी ये डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। अभी सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो, आपको ये डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही डेफिनेशन लिख दोगे। मैं इतने अच्छे से समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्या होता है नेशनल इनकम मेथड और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। मैं शॉर्ट में जल्दी से समझा देती हूँ और ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई थी, अभी भी समझा देती हूँ। क्या होता है हमारी इकोनॉमी में, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, मान लो हमने क्या किया, कोई एक टेबल बनाई है। ठीक है, उस टेबल को बनाने में मैंने कुछ रॉ मटेरियल यूज़ किया होगा, यानी कि मैंने यूज़ किया थोड़ा सा लकड़ी। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, मैंने इस रॉ मटेरियल में थोड़ी सी क्या की वैल्यू ऐड कर दी और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया टेबल में, यानी कि फिनिश्ड गुड में। राइट, यही प्रोडक्शन होता है हमारी, इसी तरीके से प्रोडक्शन होता है हमारी इकोनॉमी में। तो ऐसे जितने भी गुड्स बन रहे हैं, आप सोचो n नंबर ऑफ गुड्स बन रहे हैं, यानी कि हर गुड, हर प्रोडक्ट इसी तरीके से बन रहा है कि उसको हम उसमें क्या करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। तो जितनी भी आप वैल्यू ऐड कर रहे हो हर गुड के प्रोडक्शन में, उन सब की वैल्यूज़ को ऐड कर दो, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेशनल इनकम। तो ये कहलाता है वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सिंपल है ना। अब सेकंड मेथड हमारा क्या आता है, इनकम मेथड, जो हमको आज पढ़ना है। अब क्या हुआ, ये जो मैंने इसको लकड़ी को टेबल में कन्वर्ट किया वैल्यू ऐड करके, तो इस कन्वर्जन में और इस टेबल को बनाने में मैंने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए होंगे। मैंने क्या किया, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे पास है एक हमारा लैंड, एक है लेबर, एक है हमारे पास कैपिटल और एक है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब ये जो सारे ही आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये कौन ओन करता है, ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर ओन करता है। ये हमने सर्कुलर फ्लो वाले चैप्टर में पढ़ा था। राइट, इनको कौन ओन करता है, हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये इसका ओनर होता है। यानी कि लैंड पर फिर हम क्या करेंगे, हाँ, अब क्योंकि ये किसी और की चीज़ें हैं, जब आप किसी और की चीज़ लेते हो तो उसको कुछ आप पे तो करते हो ना। राइट, अगर आप किसी और से किसी चीज़ की चीज़ ले रहे हो, मान लो आप दुकान से कोई सामान खरीद रहे हो, तो आप उसको कुछ पे करोगे। तो इस टेबल बनाने के चक्कर में मैंने जब ये सामान यूज़ किया, तो मैं इस सामान के बदले कुछ पे भी करूँगी, कुछ पैसा भी दूंगी, कुछ इनकम दूंगी। और किसको दूंगी, जो इन चीज़ों के मालिक हैं। इन चीज़ों का ओनर और मालिक कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर। यानी कि मैं लैंड पर तो क्या दूंगी, रेंट दूंगी, लेबर को मैं वेजेस दूंगी या फिर सैलरी दूंगी, कैपिटल पर आपका मैं इंटरेस्ट पे करूंगी और एंटरप्रेन्योर को मैं प्रॉफिट दूंगी। यानी कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये क्या हैं, इस हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है। राइट, तो इसी तरह हर गुड के प्रोडक्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होंगे और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज़ के बदले हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इनकम देंगे। तो यानी कि सबको ऐसे इनकम दी जा रही है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी कितनी इनकम दी जा रही है। और इसी को सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है नेशनल इनकम। राइट, अब तीसरा मेथड हमारे पास क्या है कि जब हमने ये इनकम दी, तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये इनकम को अपने पास रख के तो नहीं बैठता ना। आपके पास 1000 रुपये आ गए तो आप उनको कितने टाइम तक रख लोगे, नहीं रखते। राइट, तो कोई नहीं रखता। हम क्या करते हैं, इसको वापस से खर्च कर देते हैं। वापस से हम किस पर खर्च करते हैं, कोई भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में। तो हम क्या करते हैं, कोई एक्सपेंडिचर करते हैं। यानी कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स बन रहे हैं और हम हर बार उन गुड्स को परचेज करने में कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। तो उन अगर सब एक्सपेंडिचर को ऐड कर दे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाती है बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये था आपका बैकग्राउंड तीनों ही मेथड्स का, वैल्यू मेथड, इनको ऐड करोगे इनकम मेथड, और ये जो खर्चा हो रहा है ये एक्सपेंडिचर मेथड। राइट, अभी हमको क्या पढ़ना है इस वाले वीडियो में, आपका इनकम मेथड। बैकग्राउंड समझ आ गया होगा आई होप, क्योंकि यहाँ तक की कहानी समझना भी ज़रूरी था जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर रहें। राइट, अब हम एक एक करके समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक दो टर्म्स अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लो, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो फैक्टर्स ऑफ इनकम को हम यूज़ कर रहे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको यूज़ करने के बदले जब मैं उन हाउस होल्ड सेक्टर के मतलब जो ओनर्स हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, उनको जो इनकम दे रही थी, मैं रेंट पे कर रही थी, मैं इंटरेस्ट दे रही थी, मैं वेजेस दे रही थी और मैं प्रॉफिट शेयर कर रही थी, तो ये जो सारी इनकम है ना, इसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। यानी कि फैक्टर इनकम क्या होती है ये चीज़ आपको समझो।
समझो, फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम वो पेमेंट है जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर करता है हाउस होल्ड सेक्टर को इन मतलब आप कह सकते हो फॉर द यूजेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसने यूज़ किए, यहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया हाउस होल्ड सेक्टर से, तो उनके बदले जो पेमेंट उसको करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, वो होता है फैक्टर इनकम। ये समझ आया? तो हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक। या फिर इनकम अर्नड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, उसको ऐड करते हैं। तो अब आप डेफिनेशन पढ़ो, इनकम मेथड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, national income is estimated by adding income earned by all the factors of production। जो भी चारों factors of production थे, उन्होंने जितनी जितनी इनकम अर्न करी उनको सबको ऐड करना है for their factor services during a year। और वो उन्होंने जो इनकम अर्न की है वो किस लिए की है? फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, जो उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी हैं, यानी कि वो जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ ना कुछ फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। आपका लैंड कुछ सर्विस दे रही है, आपका लेबर भी कुछ सर्विस दे रही है, तो वो उनकी जो सर्विसेज हैं उनको हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। और उन सर्विसेज के बदले उनको जो पैसा मिलता है, पेमेंट मिलता है, इनकम मिलता है, उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो सिंपली इनकम मेथड क्या है? इन दिस मेथड वी एस्टिमेट नेशनल इनकम बाय एडिंग द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर या फिर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सिंपल है इसकी भी डेफिनेशन। अब एक और पॉइंट इसमें आता है, अभी मैंने क्या बताया कि इनकम अर्नड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्न, ठीक है, यहाँ पे अर्न लिखा हुआ है। देखो वैसे ये टर्म्स बहुत छोटे मोटे हैं, पर यहाँ इकोनॉमिक्स में छोटे से छोटा टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे? अब अगर मान लो आप कहीं पर काम करते हो, ठीक है, अगर आप कहीं पर काम करते हो और आपको दिन के 500 रुपये मिलते हैं, तो आप क्या करते हो, 500 रुपये लेकर के घर आ जाते हो। तो वो 500 रुपये आपका ना खुद का कमाया हुआ है, यानी कि यू हैव अर्नड दैट 500 रुपीज़, ठीक है, आपने 500 रुपये कमाए हैं। यहीं एक दिन मान लो आप घर आ रहे हो अपने 500 रुपये लेकर के, कमा करके, अर्न करके, और साथ में आपको मिल जाए 100 रुपये का एक नोट पड़ा हुआ, तो क्या आपकी इनकम, अर्नड इनकम कितनी मानी जाएगी? 500 मानी जाएगी या 500 प्लस वो 100 रुपीज़ 600? नहीं, आपकी जो अर्नड इनकम है वो 500 ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपये आपने कमाए तो नहीं ना, उसके 100 रुपये के बदले आपने कोई सर्विस तो नहीं दी, वो 100 रुपये तो आपको फ्री फंड के मिल गए। तो वो जो 100 रुपये हैं वो अर्नड इनकम नहीं है। अर्नड इनकम तो सिर्फ आपकी 500 ही है, क्योंकि आप कहीं काम करते हो, आपने अपनी सर्विस दी और फिर उसके बदले आपको 500 रुपये मिल गए, तो वो अर्नड इनकम है। और जो 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल गए वो अर्नड इनकम नहीं है, राइट। इसी तरह ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इनकम मेथड में हम सिर्फ वही इनकम ऐड करेंगे, वही पैसा ऐड करेंगे जो हमने अर्न किया है। ये नहीं फ्री फंड में हमको कोई गिफ्ट दे गया किसी ने, कुछ भी, जैसे हमारे रिश्तेदार जो हमें पैसे दे जाते हैं, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता। सिंपल है। तो इसीलिए यहाँ से एक और टर्म आता है, देखो, एक तो था ये फैक्टर इनकम, मैंने जस्ट अभी बताया ना, फैक्टर इनकम, राइट। एक होता है ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, या फिर फैक्टर इनकम की जगह हम इसको फैक्टर पेमेंट्स भी लिख सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए उन्होंने पेमेंट किया, और इसी तरह हम इसको ट्रांसफ़र पेमेंट्स लिख सकते हैं। तो अगर आपको पूछता है कि इनकम मेथड में, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो तो आपको समझ आ जाएगा। तो पूछता है कि इनकम मेथड में क्या हम फैक्टर इनकम के साथ ट्रांसफ़र इनकम भी ऐड करते हैं? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हम अपनी सर्विसेज देके अर्न कर रहे हैं, बट ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम है जो हम अपनी, ना तो हम उसके लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और ना हमने वो इनकम अर्न की है। जैसे कि मैंने एक तो अभी छोटा मोटा एग्जांपल बताया था, पर अगर हम थोड़ा बड़े लेवल पर देखें तो जो हमको ओल्ड एज पेंशन्स मिलती हैं, हमारे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनको अभी क्या है, पेंशन मिल रही होगी, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन। तो वो जो ओल्ड एज पेंशन है, क्या वो कुछ मेहनत करके कमा रहे हैं? नहीं ना। वो क्या कर रहे हैं, वो अभी घर पर हैं और अभी क्योंकि उन्होंने अपनी जो भी जितने भी साल की, मान लो 30 साल की नौकरी कर ली, उसके बाद उनको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो वो जो ओल्ड एज पेंशन है वो ट्रांसफ़र इनकम में आएगी और वो ओल्ड एज पेंशन हम इनकम मेथड में यूज़
नहीं करते, हम ऐड नहीं करते, क्योंकि उस ओल्ड एज पेंशन के लिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई भी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो हमको बिना कुछ सर्विसेज दिए मिल रही है इनकम, वो हमारी ट्रांसफ़र इनकम है, नॉट फैक्टर इनकम। और इसीलिए हम ट्रांसफ़र इनकम ऐड नहीं करते नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा कि इनकम अर्नड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आने वाला जो चीज़ है मैं समझाने वाली हूँ उसके लिए भी, और जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, राइट। अब हम समझते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में देखा था कि हम ग्रॉस वैल्यू एडेड यूज़ करते हैं, चेंज इन स्टॉक, ये वो बहुत सारे कुछ फॉर्मूलाज भी थे। अब हम इसमें समझते हैं कि इसमें हमको क्या करना है, ठीक है। तो हमको करना क्या होता है, बेसिकली हमको ऐड करनी है पूरी दुनिया जहान की फैक्टर इनकम। दुनिया जहान मतलब हमारी इकोनॉमी की फैक्टर इनकम ऐड करनी है। अब हम कैसे फैक्टर इनकम ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कैसे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ये है आपका फैक्टर इनकम, ठीक है। इसको हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है, यहाँ पर और एक है आपका यहाँ पर, राइट। सबसे पहला आता है आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दूसरा आपका आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा आपका आता है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ये 3 चीज़ों में, यानी कि 3 कंपोनेंट्स में हम फैक्टर इनकम को, पूरी इकोनॉमी की फैक्टर इनकम को हम इन 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर इन 3 कंपोनेंट्स में जो जो इनकम हमारी अर्न हो रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, उसको ऐड कर देंगे। अब इसमें भी फर्दर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, देखो आपको याद करने का भी तरीका मैं बता दूंगी, पर पहले चीज़ें समझ लो, समझना ज़्यादा ज़रूरी है याद करने के बजाय। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे डेफिनेशन देखी, फटाफट से डेफिनेशन नोट करी, टूट गए, उस पर रखना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह उन्होंने कंपोनेंट देके फटाफट से लिखा, तीनों नोट किए। नहीं, ये नहीं करना है। आप पहले चीज़ें समझो, फिर अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर करना, और खुद से बिना वीडियो देखे तब लिखना, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, राइट। ये हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है आपका मिक्स्ड इनकम। 3 चीज़ें हो गई। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के आपके 3 कंपोनेंट्स हैं, और मिक्स्ड इनकम के कोई कंपोनेंट्स नहीं हैं। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के क्या कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके मैं लिखती जाती हूँ यहाँ पर। सबसे पहला है आपका वेजेस और सैलरीज इन कैश, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है आपका वेजेस और सैलरीज इन काइंड। तीसरा आता है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, टू सोशल सिक्योरिटी। और फोर्थ है आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। अभी ये मैंने बोला पेंशन ऑन रिटायरमेंट, और अभी जस्ट मैंने बताया था ओल्ड एज पेंशन को हम कैलकुलेट नहीं करते। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं उसके बीच का भी डिफरेंस समझाती हूँ, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक। क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, आप याद कर सकते हो। किसके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसका मतलब क्या है, सिंपली जो हमको सैलरी मिलती है, जो हमको पैसा मिलता है, जो हमको इनकम मिलती है, ठीक है। पर जो भी हमको इनकम मिलती है ना, वो अलग अलग फॉर्म में मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा हमको पैसा ही मिलेगा, कैश मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो अलग अलग फॉर्म में भी हमको इनकम मिलती है जब हम नौकरी करते हैं। तो इसीलिए इसको वेजेस या सैलरीज ना बोल करके हमने एक अलग नाम दे दिया है,
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब किसी भी चीज़ का कॉम्पनसेशन क्या होता है, उस जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बदले का पैसा। तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसके बदले का कॉम्पनसेशन वो अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। और किस किस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। समझ आया? तो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, वेजेस एंड सैलरीज। देखो मैं अभी सामने खड़ी हो जाती हूँ, अब बोलो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, आई होप ये चीज़ें याद हो गई होंगी। अब मैं समझा दूंगी इनको अच्छे से तो और याद हो जाएंगी। देखो वेजेस बोल रही हूँ, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, नाम से समझ आ रहा है कि जो पैसा हमको कैश में मिल रहा है हमारी सर्विसेज के बदले, वो कहलाते हैं वेजेस और सैलरीज इन कैश। जैसे कि जो भी हमारी, पहली बात तो सैलरी है वो हमको कैश में अगर मिलती है तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी। ठीक है, और वो किसका कॉम्पोनेंट कहलाएगी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। राइट, अगर हमको कुछ आप कह लो बोनस मिलता है, ठीक है, आपके पापा को भी मिलता होगा, जो भी आपके घर में नौकरी करते हैं तो उनको फेस्टिवल पे बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा कैश मिलता है कि नहीं, तो वो भी आपका क्या है, वेजेस और सैलरीज इन कैश का हिस्सा है। अगर आप वो करते हो, क्या बोलते हैं उसको, ओवर टाइम करते हो, मान लो आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये तो सैलरी मिल रही है, एक्स्ट्रा 3,000 रुपये और मिलेंगे अगर आप इस महीने ओवर टाइम करते हो, तो वो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो भी कैश में मिले और आपको वो भी इसी का कॉम्पोनेंट है। ठीक, या फिर आपको सिक लीव अलाउंसेस मिलती हैं। अब किसी भी नौकरी में क्या होता है कि हर साल की कुछ फिक्स्ड लीव अलाउंसेस मिलता है, मतलब हर साल का फिक्स्ड 6 लीव्स मिलती हैं आपको कि इतनी आप सिक लीव ले सकते हो, इसके आपके पैसे नहीं कटेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। राइट, तो सिक लीव अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में आती हैं। ठीक है, अब वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में क्या आएगा, काइंड मतलब समझ रहे हो, काइंड को आप ऐसे रिलेट कर लो कि हम किसी को कुछ, आप कह सकते हो किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। काइंड का लिटरल मीनिंग क्या होता है, काइंड होना मतलब बहुत ज़्यादा दयालु होना, अच्छा होना। ठीक है, तो यानी कि हम उसको कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, हम उसको कुछ मतलब आप कह सकते हो कैश में नहीं दे रहे हैं, कुल मिला के पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसे के बदले कुछ भी दे रहे हैं। जैसे कि क्या करती हैं बहुत सारी कंपनीज़, क्या करती हैं, आप जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, फेस्टिवल पे उनको पैसा तो देती हैं, बोनस देती हैं, फेस्टिवल बोनस, पर साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे मेरे पापा को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं दिवाली पर, अलग मिठाइयाँ हो गई, या फिर मिठाइयाँ नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे एक रेफ्रिजरेटर मिल गया, या फिर कोई आप कहते AC गिफ्ट कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये क्या है, वेजेस और सैलरीज इन काइंड, डायरेक्टली हम पैसा नहीं दे रहे हैं पर पैसे के बदले कुछ सामान दे रहे हैं। राइट, जैसे कि आपका ये हो गया। और आपका क्या हो सकता है, कोई व्हीकल दे दिया, या फिर कुछ कंपनीज़ क्या होती हैं, क्रैशेस की सुविधा या फिर फैसिलिटी आपको देती है। क्रैशेस क्या होता है, जो भी उनके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बच्चों को देख रेख के लिए क्रैशेस खोले जाते हैं, तो उन क्रैशेस की फैसिलिटी देती हैं। अब उन्होंने डायरेक्ट पैसा तो नहीं दिया पर क्रैशेस की फैसिलिटी दे दी। तो ये क्या चीज़ें हैं, वेजेस और सैलरीज इन काइंड। ठीक है, यानी कि विदाउट पैसा, विदाउट कैश। कैश में जो आएगा वो समझा दिया मैंने आपको। राइट, 4 कंपोनेंट्स हैं, मतलब सॉरी 4 एग्जाम्पल्स याद रख लो। एक तो आपका सैलरी ही हो गई, कैश में सैलरी मिल गई, आपको बोनस मिल गया, आपको सिक लीव अलाउंस मिल गया, और मैंने एक और चीज़ बताई थी, ओवर टाइम मिल गया। ठीक है, ये सब कैश में मिल गया। इसके अलावा क्या काइंड में क्या क्या मिला आपको, काइंड में आपको कोई व्हीकल मिल गया, ठीक है, आपको क्रैशेस की फैसिलिटी मिल गई। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, काइंड में आ जाती हैं। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये क्या भला है। देखो क्या होता है, आप अपने घर में भी पूछना अपने पापा से, या फिर जो भी लोग आपके यहाँ नौकरी करते हैं, क्या होता है कि जब हम नौकरी करते हैं ना कोई, तो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट क्या होता है, कटता है। जैसे कि मान लो मेरी सैलरी है 20,000 रुपीज़, ठीक है, उस 20,000 में से 2,000 हर महीने कट के मिलेगा, मतलब मेरे को इन हैंड सैलरी, मतलब टोटल सैलरी जो मुझे मिलेगी वो होगी 18,000। अब ये जो 2,000 रुपये है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका सॉरी ये जाएगा आपका आपके सोशल सिक्योरिटी के फंड में। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी का फंड मतलब आपका पेंशन फंड जो होता है, आपको जो पेंशन मिलती है ना उसके बाद, नौकरी के बाद, नौकरी ख़त्म होने के बाद, ऐसा नहीं है सरकार अपनी जेब से देती है, वो आपकी ही सैलरी से थोड़ा सा अमाउंट काटती है, उसमें खुद भी थोड़ा सा अमाउंट ऐड करती है, फिर मिला के आपको आपकी नौकरी ख़त्म होने के बाद देती है, आपके रिटायरमेंट के बाद। तो ये मत सोचना सरकार अपनी जेब से सारा पैसा देती है। ठीक है, ये गलतफहमी बहुत लोगों की होगी और जो आपको नहीं पता होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो क्या हुआ, 20,000 में से मेरे को 18,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 मेरे कहाँ जाते हैं, मेरे पेंशन फंड में।
अभी मैंने क्या बताया कि थोड़ा सा तो मेरी सैलरी में से ऐड होगा, और थोड़ा सा कौन ऐड करेगा, एम्प्लॉयर ऐड करेगा। एम्प्लॉय तो मैं हूँ, तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन तो हो गई 2000 की, एम्प्लॉयर का और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, तो एम्प्लॉयर भी 2000 रुपये ऐड करेगा। ऐसे कर करके जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाती, यानी कि हर महीने का ये समझ लो 4000 रुपये मेरा इकट्ठा हो रहा है, और वो मुझे एट द एंड ऑफ माई जॉब, यानी कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगी तब मेरे को मिलेगा इकट्ठा जो मिलता है लंप सम अमाउंट, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, उसमें सिर्फ ये 2000 रुपये आएंगे, ठीक है, ये वाले नहीं आएंगे, क्योंकि ये वाले तो इसी में ऐड हो गए, राइट। तो ये वाला जो होता है, ये होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से कर रहा है, और ये एम्प्लॉय की सैलरी में से कट रहा है, तो वो उसी में ऐड हो गया, राइट। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, अब पेंशन ऑन रिटायरमेंट मतलब जो मैंने ओल्ड एज पेंशन समझाया था, जो कि ट्रांसफ़र पेमेंट का हिस्सा था, वो होती है अलग ओल्ड एज पेंशन होती है जो सरकार स्कीम निकालती है। सरकार स्कीम, जैसे सरकारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप गूगल करना ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स बाय गवर्नमेंट, तो आपको बहुत सारी स्कीम्स मिलेंगी। उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि लोगों की जेब से कुछ गया तब जाके सरकार पेंशन दे रही है, नहीं, सरकार क्या कर रही है, वो फ्री में उनको पैसा दे रही है, ताकि वो जितने भी बूढ़े लोग हैं वो आराम से जी सके, ठीक है। पर ये वाली जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट है, ये वही है, ये जो अभी मैंने समझाया, राइट। तो ये क्या है, ये भी इसका हिस्सा माना जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। तो 4 चीज़ें हो गई, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये किस में आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में, सिंपल। अब बात आती है किसकी, सेकंड आपके कंपोनेंट की, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसमें कितने बताए थे मैंने, 3 आपके वो बताए थे, क्या बोलते हैं, अलग फर्दर कंपोनेंट्स। सबसे पहला आता है आपका रेंट, दूसरा आता है आपका इंटरेस्ट, और तीसरा आता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। इसको आप रेंट की जगह, रेंट सिर्फ रेंट ना लिख के रेंट एंड रॉयल्टी लिख सकते हो। देखो इसका भी मतलब मैं समझाती हूँ। रेंट आपको पता है ना, रेंट क्या होता है, यानी कि अगर कोई मेरा लैंड, कोई मेरा घर, ऐसा कुछ चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो उस पर वो मुझे रेंट पे करेगा। वो किस में कैलकुलेट हो जाएगा, फैक्टर इनकम में, क्योंकि मैंने उसको अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, मैंने अपना घर उसको दिया, मैंने उसको अपनी लैंड दी। तो ये तो सिंपल है, ठीक है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। रॉयल्टी क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने कोई बुक पब्लिश की है, ठीक है, मेरी कोई बुक है, अब मेरे पास कोई पब्लिकेशन हाउस आता है, वो बोलता है कि हम ऐसा करते हैं, मैंने सिर्फ एक बुक लिखी थी, पब्लिश नहीं की थी, तो मेरे पास कोई पब्लिकेशन हाउस आता है और वो बोलता है कि हम आपकी बुक को पब्लिश करेंगे, हमको बाज़ार में बेच करके जितना जितना प्रॉफिट होगा ना, वो उसको हम 50-50 बांट लेंगे। तो इससे क्या हुआ, अभी ऐसा तो है नहीं है ना मैं कोई सर्विस दे रही हूँ, नहीं, मैं मतलब कोई ऐसी चीज़ दे रही हूँ जिस पर मुझे रेंट मिले, कोई इंटरेस्ट मिले, नहीं, ये इस पर मुझे रॉयल्टी मिलेगी, राइट। इस पर मुझे क्या मिलेगी, रॉयल्टी, मतलब मेरा एक काइंड ऑफ ब्रांड है, और ये समझ लो, तो इस पर मुझे रॉयल्टी मिलेगी, तो वो जो पैसा है वो रॉयल्टी में काउंट होता है। तो ये एक सिंगल कंपोनेंट माना जाता है, रेंट एंड रॉयल्टी, मतलब वो भी तो मेरी ही चीज़ है ना, राइट, वो भी तो मेरा ही सामान है, बुक जो है, तो ये क्या है, आपका रॉयल्टी में काउंट होता है। रेंट आप समझ ही गए। इंटरेस्ट आपको पता ही, अगर मैंने कहीं पर पैसा उठाया हुआ है, मैंने किसी को पैसा दान दिया हुआ है, ठीक है, हमने पढ़ा है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो कैपिटल यानी कि मैंने अगर किसी को पैसा दिया हुआ है, लोन वोन दिया हुआ है, कोई बड़ी फैक्ट्री खोली किसी ने, मैंने थोड़ा सा लोन दे दिया उसको 4-5 लाख 8 लाख रुपए का, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, वो इसमें काउंट हो जाएगा। ये भी सिंपल है। अब प्रॉफिट आपको पता है कि प्रॉफिट किसको होता है, प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर उनको प्रॉफिट मिलेगा। अब ये प्रॉफिट भी 3 आप कह सकते हो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। ये 3 कंपोनेंट्स भी आपने याद रखने हैं। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक तो होता है आपका डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड हो गया, एक होता है आपका कॉरपोरेट टैक्स, राइट, और एक होता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइट। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इस डिविडेंड को हम एक और नाम से जान सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, देखो प्रॉफिट होता है ना इकट्ठा, तो ऐसा नहीं है कि वो सारा एंटरप्रेन्योर की जेब में चला जाएगा। जैसे कि मेरी कोई फर्म है, बड़ी कंपनी है, मैंने थोड़ा सा पैसा कहीं और किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, उस पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा फिर, है ना। अब मेरे को जो प्रॉफिट हुआ मेरी फर्म को, तो ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉफिट मेरी जेब में आ जाएगा, नो, उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। अगर मेरी फर्म में किसी ने शेयर्स खरीदे हुए हैं, यानी कि जो शेयर
शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स वगैरह आपको पता होगा, नाम तो सुना ही होगा, जिसको नहीं पता उसने शेयर्स का नाम तो सुना ही होगा, राइट। तो जिसने शेयर्स खरीदे हुए हैं, यानी कि जो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मेरी फर्म के शेयर होल्डर्स हैं, उनमें मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बांट दूंगी, ठीक है। तो यानी कि मान लो 100 रुपये का अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का, तो उसमें 30 रुपये तो मैंने किस में बांट दिए, अपने शेयर होल्डर्स में। और वो जो पैसा बांट देती हूँ उसको मैं कहती हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मैंने बांट दिया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर डिविडेंड, ठीक है। अब बचा हुआ हिस्सा क्या वो सारा मेरा होगा? नहीं, वो अभी भी मेरा नहीं है। उसमें से कुछ हिस्सा मैं क्या करूँगी, उसमें से मान लो कुछ हिस्सा मैं करूँगी, सरकार को टैक्स दे दूँगी, कॉरपोरेट टैक्स। तो कॉरपोरेट इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, वो भी मैं थोड़ा सा दे दूँगी सरकार को, तो वो भी चला गया। अब बचा हुआ हिस्सा 100 में से कितना बचा? 50 बचा सिर्फ। ये जो 50 है ये होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि जो एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट जो होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है अपनी फैक्टर सर्विसेज देने पर, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट टैक्स। और इनको अगर आप सीरियल वाइज याद करो तो अच्छा होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? जो आपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर बचा हुआ आपने सेकंड वाले को दे दिया, यानी कि कॉरपोरेट टैक्स के फॉर्म में दे दिया गवर्नमेंट को। और बचा हुआ तीसरा कंपोनेंट यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो आपका एक्चुअल इनकम कहलाती है, राइट। तो वैसे टोटल इनकम तो फिर यही कहलाएगी ना, प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करके। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम डिविडेंड भी कहते हैं। सिंपल है। तो ये 3 किसके कंपोनेंट्स हो गए? ऑपरेटिंग सरप्लस के, राइट। अब देखो यहाँ तक की कहानी को मैं एक आपको अलग तरीके से बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। हमको पता है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो जो सर्विसेज देते हैं उनको इनकम मिलती है। क्या क्या मिलती है? लेबर को वेजेस मिलती हैं, राइट। आपका लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो वेजेस है ना, ये पूरा वेजेस का कंपोनेंट है। इस पूरे वाले कंपोनेंट में सिर्फ वेजेस ही भरी हुई हैं, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज, ये सब भी वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि वेजेस और सैलरीज के, वेजेस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, इसीलिए बस हमने इसको अलग नाम दे दिया है, वरना ये सारी वेजेस ही हैं, ये कह लो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें सारी वेजेस आएंगी। और दूसरा कंपोनेंट यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट एंड रॉयल्टी में कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, उसके कोई फर्दर कंपोनेंट्स नहीं है। इंटरेस्ट के भी कोई फर्दर कंपोनेंट्स नहीं है। प्रॉफिट के छोटे छोटे 3 कंपोनेंट्स हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है। चारों इनकम्स कवर हो गई हमारी, यानी कि जो जो इनकम मिलती है। तो भाई अब ये चारों इनकम जब कवर हो गई हैं, तो अब हम मिक्स्ड इनकम में क्या रखेंगे? हमने क्या करना था? इन फैक्टर इनकम को ही तो ऐड करना था। बंदे तो सब में ऐड कर दी, वेजेस को इसमें घुसा दिया और रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को इसमें घुसा दिया। तो हम मिक्स्ड इनकम में क्या रखेंगे? तो मिक्स्ड इनकम में देखो क्या होता है, ये भी ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है। लेट सपोज मैं ना कोई फार्मर हूँ, ठीक है। मैं कोई फार्मर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? अपने लिए ही प्रोडक्शन कर रही हूँ, अपनी लैंड पे ही प्रोडक्शन कर रही हूँ, अपना ही पैसा लगा के प्रोडक्शन कर रही हूँ, मतलब सब कुछ मेरा है, मैंने कहीं किसी से कुछ नहीं मांगा है। तो वो जो लैंड है, अगर मैं उसको कहीं और लीज़ पर देती, कहीं और मतलब किराए पर उठाती, तो बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो पैसा मिलता ना। पर वो लैंड मैंने खुद के लिए यूज़ किया, यानी कि उससे जो भी इनकम जनरेट हुई उस लैंड से, वो मेरी ही इनकम हुई, ठीक है। यानी कि उस लैंड से इनकम जनरेट हो गई। इसी तरह अगर उस लैंड पर खेती करने में मैंने क्या किया, कोई लेबर भी यूज़ नहीं करी, मैंने खुद ही खेती करी है। पर अगर मैं कुछ लेबर यूज़ करती तो मैं उसको कुछ पैसा देती, ठीक है, उसको कुछ पैसा पे करती, राइट। और साथ ही साथ अगर मैं उसमें अगर कोई मैंने कहीं से पैसा उठाया, पैसा लगाया होता, यूज़ किया होता कहीं से मांग करके लोन, तो मैं क्या करती, उसको आपका इंटरेस्ट भी पे करती। पर मैंने इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया, यानी कि मैंने जो भी मेरा प्रोडक्शन है, मेरा जो भी यानी कि इनकम हुई, जो भी मेरी इनकम हुई, उसमें सारी ही चीज़ें मिक्स्ड हैं, यानी कि आपका रेंट भी, आपका वेजेस भी, और आपका इंटरेस्ट भी, और आपका प्रॉफिट भी, यानी कि सब कुछ मेरा ही है। मैंने कहीं से कुछ यूज़ नहीं किया, किसी और के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने यूज़ नहीं करे, सब कुछ मेरा है। तो क्या मैं उस इनकम में से, मेरी जो भी इनकम हुई है खेती करने के बाद, उसमें से क्या मैं डिवाइड कर सकती हूँ कि इतना रेंट होगा, इतना वेज होगा, इतना इंटरेस्ट, इतना प्रॉफिट? नहीं। यानी कि ये इस तरह की इनकम होती है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग यूजुअली अर्न करते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, अब वो फार्मर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने किसी और का लैंड यूज़ नहीं किया, उसने किसी और की कैपिटल यूज़ नहीं करी,
उसने किसी और की लेबर यूज़ नहीं करी, उसने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप यूज़ नहीं करी, तो सारा जो भी इनकम होगी वो उसी की तो होगी, उसी को रेंट मिलेगा, उसी को प्रॉफिट मिलेगा, उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को वेज मिलेगा। तो अब वो डिवाइड नहीं कर सकता, वो सोच नहीं पाएगा कि भाई अगर मैंने 50,000 रुपये कमाए हैं तो इसमें से कितना मेरा इनकम है, मतलब कितना रेंट है, कितना वो है वेज है, वो कुछ नहीं डिवाइड कर पाएगा, यानी कि वो मिक्स्ड इनकम है। तो सिंपली मिक्स्ड इनकम आपको क्या होती है, इनकम अर्नड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो जो इनकम अर्न करते हैं उसे हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। और इस मिक्स्ड इनकम को मतलब आप कह सकते हो रिकॉग्नाइज़ करना कि कौन सी चीज़ कितनी है वो पॉसिबल नहीं होता, इट्स टू डिफ़िकल्ट, इसीलिए हम इतना माथापच्ची नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपली जो भी इनकम हुई उसको हम नेशनल इनकम में उठा के पटक देंगे। इस तरीके से हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पर हमने देखो सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए, राइट, सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए, यानी कि फैक्टर इनकम जो है, जो हमें सारी फैक्टर इनकम ऐड करनी थी। दोबारा से समझ लो, अब देखो आप क्योंकि कंपोनेंट्स में घुस गए होगे तो दोबारा से समझ लो। इनकम मेथड क्या है कि जो भी आपका इनकम अर्नड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उसको हमको ऐड करना है। तो ये सारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ये ऐसे इनकम अर्न कर रहे हैं, यानी कि इस फॉर्म में इनकम अर्न कर रहे हैं, यानी कि हमको ये सारी ही इनकम्स ऐड करनी है। तो सिंपली जब हम क्या करते हैं, ये सारी ही इनकम को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, आपका हमारे पास आता है टर्म NDP एट फैक्टर कॉस्ट। NDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद होगा। NDP फैक्टर कॉस्ट स्टैंड्स फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें कि हम क्या करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, याद आया कुछ, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। पर हमको किसकी बात करनी है, हमको डोमेस्टिक टेरिटरी की बात नहीं करनी, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको तो कैलकुलेट करना है NNP फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। NNP फैक्टर कॉस्ट हमारा नेशनल इनकम होता है, पर इन सब को ऐड करके जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम होगा। हमको चाहिए नेशनल इनकम, हमारे पास आया डोमेस्टिक इनकम, समझ रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। हमने सिर्फ अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन में जितनी इनकम अर्न की जा रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, उसको ऐड किया है, हमने बाहर की इनकम को ऐड तो नहीं किया। तो इसीलिए इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं आती है, ये जो नेशनल इनकम है ये नहीं आती है, हमारे पास क्या आती है, डोमेस्टिक इनकम आती है। और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको पता है। क्या करना होता है हमको, यहाँ पे देखो फैक्टर कॉस्ट तो सेम है, ठीक है, नेट और नेट भी सेम है। हमको क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। और जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, ठीक है, D और N मैंने कैसे याद कराया था, D छोटा टर्म, मतलब D पहले आता है ना अल्फ़ाबेट में तो वो छोटा है, और N नेशनल यानी कि N बाद में आता है तो वो बड़ा है। जब हम छोटे टर्म से बड़े टर्म पे जाते हैं, यानी कि हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं छोटे से बड़े पर, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। और ऐड क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड क्या करते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल में कौन सा हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, राइट, यानी कि हम ऐड कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये सारी इनकम तो कौन सी हुई, जो हमारी कंट्री में बनी है डोमेस्टिक टेरिटरी में, ये थी हमारी डोमेस्टिक इनकम। इसमें हमने ऐड कर दी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट इनकम हमारी अब्रॉड से, विदेश से कितनी हुई है उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम, दैट इज़ NNPFC। यस, आई होप आपको यहाँ तक की सारी ही स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये सारी ही चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं।
और जो जो चीज़ें मैंने अभी बोल के समझाई हैं, लाइक मैंने इनके अंदर के जो एग्जांपल्स दिए थे कंपोनेंट्स वगैरह, तो वो भी आप अच्छे से समझ लो, सुन लो, अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाया करो, जिससे कि आपको सारी ही चीज़ें बाद में जब आप पढ़ो ना तो प्रॉब्लम ना आए। हम सोचते हैं कि यार ठीक है अभी हम लिख नहीं रहे हैं ज़्यादा तो हमको याद रहेगा, और ये गलती मैं भी कर चुकी हूँ और अभी भी करती हूँ। मुझे पता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार बाद में याद रहेगा, रहने दो, लिखती नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं होता, बाद में जाके मैं खुद भूल जाती हूँ। तो प्लीज़ आप भी ये गलती नहीं किया करो। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इसके बाद अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अभी हम समझेंगे कि हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं या फिर क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है वाइल यूजिंग दिस इनकम मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। देखो क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, आई मीन कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करनी है। तो जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो जस्ट अभी हमने पढ़ ली, ठीक है, यानी कि आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्सड इनकम, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब क्या क्या नहीं ऐड करना है वो भी समझना है, ठीक है, तो क्यों नहीं ऐड करना है वो भी। सबसे पहला आता है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे आपने कहीं चोरी डकैती कर ली, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप जुआ सट्टा खेल रहे हो, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ से जो इनकम आप अर्न करोगे वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती है। या फिर जैसे आपके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। और ऑब्वियसली कोई क्यों अपनी ये सारी चीज़ों से जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है वो क्यों नेशनल इनकम में कैलकुलेट करवाना चाहेगा, क्यों सरकार को बताएगा, नहीं ना, नहीं तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती हैं, राइट। सेकेंड आता है ट्रांसफ़र अर्निंग्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र अर्निंग्स मैंने बता दिया, हम क्या करते हैं, सिर्फ फैक्टर अर्निंग्स या फिर जो फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर इनकम है, उसको ऐड करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र अर्निंग्स, इनको ऐड नहीं करते। जैसे कि आपका मैंने बताया था ओल्ड एज पेंशन हो गया, आपका पॉकेट मनी, जैसे आपको मान लो पॉकेट मनी मिलती है, अब क्या वो पॉकेट मनी को आपने वो अर्न की है पॉकेट मनी, नहीं, आपको तो फ्री फंड में पापा ने महीने के 1000 रुपये दे दिए ना। वैसे भी अगर हम देखें थोड़ा लॉजिक लगाएं तो वो 1000 रुपये कहाँ से आए, पापा ने अपनी सैलरी में से दिया, अपनी इनकम में से, वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड हो ही चुका होगा, तो हम दोबारा तो नहीं ऐड करवाएंगे ना। तो जो पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैं, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं ट्रांसफ़र अर्निंग्स में। यानी कि ये सारे पैसे हमको तब मिलते हैं जब हम कुछ सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, उनको हम अर्न नहीं कर रहे हैं, ये हमको फ्री फंड में चीज़ें मिल रही हैं, तो ये ट्रांसफ़र अर्निंग्स होती हैं जिन्हें हम ऐड नहीं करते वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेक्स्ट आपका कमीशन अर्न। कमीशन जो भी होता है आप अर्न करते हो किसी भी चीज़ को बेचने या खरीदने पे, वो कैलकुलेट किया जाएगा, वो एस्टिमेट किया जाएगा, क्योंकि कुछ तो पैसे अर्न किए ना। मान लो आपने एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कोई लैंड बिकवा दी, तो आपने कुछ तो पैसा कमाया ना, आपने अपनी सर्विसेज दिया, आपने माथापच्ची की उसके साथ, आपने उस पार्टी के साथ भी माथापच्ची करी, उनको लैंड दिखाया, ये वो फलाना, आपने सारी सर्विसेज दी, और ये अपना एक प्रोफेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कमीशन ऐड किए जाते हैं। इसी तरह ब्रोकरेज जो होता है, ब्रोकरेज क्या है, जब हम कोई शेयर्स खरीदते हैं, हम डिबेंचर्स, हम बॉन्ड्स खरीदते हैं ना, ये सारी चीज़ें आप आगे जाके कभी पढ़ोगे, कैपिटल मार्केट की चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो जब हम ये सारी चीज़ें खरीदते हैं तो उनमें क्या होता है, बिचौलिया भी होता है, जैसे मीडिएटर जैसे हम कहते हैं। तो ये जो बिचौलिए होते हैं, नॉर्मल गुड्स हमारे जो बिकवाते हैं, खरीदवाते हैं, इनको जो हम पे करते हैं वो कमीशन कहलाता है, बस नाम चेंज हो गया है। इसी तरह जो शेयर्स और बॉन्ड्स की सेल और परचेज करवाते हैं बिचौलिए, मीडिएटर्स, उनको जो हम पे करते हैं उसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। ब्रोकर होते हैं ना, ब्रोकर को हम क्या दे रहे हैं, ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज भी ऐड होगा, इसी तरह कमीशन भी ऐड होगा। ट्रांसफ़र, ये दोबारा रिपीट हो गया ये वाला पॉइंट, ट्रांसफ़र अर्निंग्स इंक्लूड नहीं करनी है। इनकम अर्न्ड इन विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स मतलब जैसे कि ये समझ लो लॉटरी लग गई आपकी, आपने क्या किया, लॉटरी लग गई आपकी अचानक से। अब वो जो लॉटरी है ना वो आपने अर्न नहीं करी है, मान लो आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लगी, तो ऐसा नहीं है कि आपने वो इनकम अर्न की है, आपने तो बस एक लॉटरी का टिकट खरीदा था ना, तो इससे क्या हुआ, ये आपका नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इनकम टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। अब बताओ इनकम टैक्स क्यों नहीं इंक्लूड होना चाहिए। इनकम टैक्स इसीलिए इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो जो इनकम टैक्स होता है वो अपनी इनकम से ही तो हम दे रहे हैं ना। अगर मेरी इनकम 20,000 रुपये है, उस पर मुझे हर साल मान लो 2,000 रुपये का टैक्स देना है, तो वो 2,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगी, कहीं से भीख मांग के तो नहीं लाऊंगी। वो जो भी मेरी इनकम हुई है उस पूरे साल में वहीं से 2,000 रुपये निकाल के दे दूँगी। तो अगर मैंने अपनी इनकम भी कैलकुलेट कर ली पूरे साल की, वो 2,000 रुपये भी कैलकुलेट कर लिए, तो वो 2,000 दोबारा एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो जाएंगे ना। तो हमको डबल काउंटिंग नहीं करना है, एक बार काउंट हो गया इनकम में तो काम खत्म। तो इनकम टैक्स हम कैलकुलेट नहीं करते। फिर आता है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये हमने प्रॉफिट वाले कंपोनेंट में पढ़ा था, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर
ऑक्यूपाइड हाउसेज, वही जो मैंने मिक्स्ड इनकम में आपको बताया था कि अगर वो अपनी लैंड पे काम कर रहा है, खुद ही काम कर रहा है, तो उसको मतलब जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है वो मिक्स्ड इनकम होगी उसकी, तो वो हम ऐड करते हैं। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी मैंने बताया था, ये भी ऐड करना है। और आपका वेजेस एंड सैलरीज, ये सारी चीज़ें कि जो कैश काइंड में हमको वेजेस मिल रही हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का तो सैलरी में से ही होता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी, ये सारी ही चीज़ें हमको ऐड करनी है, राइट। और कैसे कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को इनकम मेथड से, वो भी मैंने आपको समझा दिया है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आई होप आप समझ गए हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब हमने देखो वैल्यू एडेड मेथड यूज़ किया था, कौन सा वाला, हमने जब वैल्यू एडेड मेथड यूज़ किया था, तो उसमें जब हम सारी ही वैल्यू को ऐड करते थे तो हमारे पास क्या आता था, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं GDP MP, ये आता था, है ना। और यहाँ से हमको किस में कन्वर्ट करना होता था, हमारे नेशनल इनकम में, यानी कि NNP FC में। अब जो हमने नेक्स्ट मेथड आज पढ़ा है, इनकम मेथड, ठीक है, इसमें जो हमारे पास निकल के आती है सारी इनकम को ऐड करके, वो होती है आपका, वो होता है NDP FC, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसको आपको कन्वर्ट करना होता है नेशनल इनकम में अगेन, यानी कि NNP FC में। तो जब हम GDP MP से NNP FC में कन्वर्ट करते थे, आपको पता है हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में ऐड करेंगे तो हम NFI ऐड कर देंगे साथ में, एक तो ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस कर देंगे क्या, आपका डेप्रिसिएशन, और MP से FC में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी तरह जब हम NDP से, अब यानी कि इनकम मेथड की बात करें, तो NDP निकल के आता है NDP FC, इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट चेंज करना है, डोमेस्टिक से नेशनल, यानी कि हमको सिर्फ NFIA ऐड करना पड़ेगा। सिंपल है। तो देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा कि ये निकालो, ये कैलकुलेट करो, आपको ना अलग अलग कंपोनेंट्स दे देंगे, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। ये देखो इसके क्वेश्चन भी मैं आपको एक्चुअली करवाऊंगी, अलग से वीडियो बनवाऊंगी कि इनकम मेथड के क्या क्या क्वेश्चन हैं, वैल्यू एडेड मेथड के, फिर कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन भी, जैसे कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो डोंट वरी, क्वेश्चन भी हम करेंगे अच्छे से तमीज़ से। तो आपको क्वेश्चन कैसे दे दिए जाएंगे कि आपको NDP FC निकालना है, आपको इनमें से जो भी आपके कंपोनेंट्स थे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिया, रेंट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, साथ में आपको NFIA भी दे दिया, और साथ में आपको डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे दिए। अब आप कैलकुलेट करनी है आपको NNP FC। तो अब आप क्या करोगे, पहले तो सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दोगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मिक्स्ड इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब ऐड कर दिया आपने, ठीक है, सब ऐड हो गया। अब आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे, इन सबको ऐड करके होता क्या है, हमारे पास क्या चीज़ आएगी, NDP FC आएगा, GDP MP आएगा, GDP FC आएगा, क्योंकि 8 एग्रीगेट्स हैं, इनमें कन्फ्यूजन होना ही होना है। तो ये जो चीज़ निकल के आती है ना, ये ज़रूर याद रखनी है। इसी की बदौलत आप मतलब ध्यान में रख पाओगे कि आपको फिर फाइनली नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। तो बस ये याद रखो, ये चीज़, ये पूरा प्रोसेस तो हो ही जाएगा, ये तो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था। तो ये चीज़ याद रखो, वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकल के आता है, GDP MP, और इनकम मेथड में हमारे पास आता है NDP FC। कन्वर्जन आपको आता ही है। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ आपका एक और मेथड ख़त्म होता है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, पर क्योंकि समझाना भी ज़रूरी था और मेथड भी लॉन्ग था, तो इसीलिए वीडियो थोड़े से लंबे हो रहे हैं इस चैप्टर के, क्योंकि एक मेथड पूरा एक वीडियो में मैं चाहती हूँ कवर कर लूँ, क्योंकि अगर अगले वीडियो के लिए हम छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आना है, कन्फ्यूजन होना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।